तो हेलो दोस्तों, आप सभी स्वागत है मेरे एक और नए टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो चलिए बिना किसी और देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्मू एम्परर डिस्क के रियल ओनर से मिला था, जो कि एक ड्रैगन गॉड था। जिसके बाद किन्मू ने ट्रू ड्रैगन नेस्ट में मौजूद सारी ड्रैगन लैंग्वेज को सीख लिया था, जिसके उस व्हाइट हेयर एल्डर के ऑर्डर पे किंग या ने किन्मू उस छोटी सी ड्रैगन विलेज से बाहर भेज दिया था। तो अब आगे किंग या ने किन्मू को छोटी सी ड्रैगन विलेज से भेज दिया था। अपनी लाइफ फोर्स की शार्पनेस का यूज करके उसने ट्रू ड्रैगन नेस्ट को रैप किया और उसे हजारों मील दूर उस यंग लड़के के पास भेज दिया। लेकिन इसी वक्त किंग या के मन में एक सवाल उठता है। वो एल्डर किंग हुआंग की तरफ देखकर पूछता है, पुराने पूर्वज, आपने ब्रदर किन को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया? क्या वो फाउंडिंग एम्परर का डिसेंडेंट नहीं है? ये सुनते ही बाकी विलेज वाले भी क्यूरियोसिटी से पास आ जाते हैं। सभी जवाब सुनना चाहते थे। उनमें से एक बोलता है, पुराने पूर्वज ने खुद कहा था कि आप और फाउंडिंग एम्परर ने एक बार साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। ऐसे में ब्रदर किन को भेजना सही नहीं लगता। लेकिन ये सुनते ही एल्डर किंग हुआंग सबको घूर कर देखते हैं और गुस्से में बोल पड़ते हैं, मैं कैसे बेवकूफ़ हो रहा था। उस वक्त फाउंडिंग एम्परर और मैंने साथ जीने मरने की कसम ज़रूर खाई थी, लेकिन परेशान हमेशा मैं ही होता था और वो दूसरों की कीमत पर फ़ायदा उठाता रहता था। अब उनका गुस्सा और बढ़ने लगता है। फाउंडिंग एम्परर अपने परिवार को केयरफ्री विलेज ले आया ताकि वो आराम से जी सके और अपनी सारी भयानक प्रॉब्लम्स हम पर छोड़ गया, जबकि वो खुद बिना किसी टेंशन के जीता रहा। क्या वो चाहता है कि मैं उसकी सारी गंदगी साफ करूं? सपने देख रहा है। ये सुनकर किंग या और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ बेबस होकर देखने लगते हैं। लेकिन एल्डर किंग हुआंग यहीं नहीं रुकते। समझते हो तुम लोग, मैं सेलेस्टियल हेवंस का सबसे मशहूर गाली देने वाला एक्सपर्ट था। मैंने एक बार एक बुल गॉड को सिर्फ डांट कर मार दिया था। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। फाउंडिंग एम्परर अपने पीछे बहुत बड़ी प्रॉब्लम छोड़ गया था। कई दाव फ्रेंड्स उसके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन आज तक उसने अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। ये बोलकर एल्डर किंग हुआंग अपना फिशिंग नेट छोड़कर विलेज के बाहर निकल जाते हैं और बोलते रहते हैं, किन्मू उसका 107वां डिसेंडेंट है, लेकिन एक फीनिक्स का गिरा हुआ पंख भी एक चिकन ड्रैगन से बेहतर होता है। सब लोग चुप होकर उनके पीछे चलने लगते हैं और कुछ ही देर में सब एक ठंडे तालाब के पास पहुंच जाते हैं। एल्डर किंग हुआंग अपना नेट पानी में फेंक देते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उसे निकालते ही नहीं। कुछ देर बाद वो धीरे से बोलते हैं, किन्मू में टैलेंट तो है, लेकिन अभी काफ़ी नहीं है। उसका यहाँ आने का मकसद कमांडर सील वापस लेना और एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक सीखना था, और मैंने उसे दोनों दे दिए। अब ग्रीन ड्रैगन क्लैन का उस पर कोई एहसान नहीं है और ना ही हम किन फैमिली के कर्जदार हैं। सब चुप रहते हैं। तभी एक मिडिल एज्ड आदमी हल्की सी खांसी करता है और बोलता है, पुराने पूर्वज, अगर आप नेट बाहर नहीं निकालेंगे तो सारी मछलियां भाग जाएंगी। लेकिन एल्डर किंग हुआंग जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो खुद से ही बोलते रहते हैं, ये किन्मू एक ऐसा लड़का है जिसे मुसीबत खड़ी करने की आदत है। मैं लोगों को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। उसका स्वभाव उस वक्त के फाउंडिंग एम्परर जैसा ही है। दोनों चैन से बैठ ही नहीं सकते। मुझे डर है अगर तुम लोग उसके पीछे गए तो खतरे में पड़ जाओगे। हम इस विलेज में 20,000 सालों से शांति से रह रहे हैं। तभी किंग या घबराकर चिल्लाता है, पुराने पूर्वज, मछलियां सच में भाग गईं। लेकिन एल्डर किंग हुआंग फिर भी खुद से बोलते रहते हैं, मुझे उस वक्त की याद क्यों आ रही है? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? और वैसे भी मैं तुम लोगों को विलेज से बाहर नहीं जाने दे सकता। इसी बीच किंग या सीधा तालाब में कूद पड़ता है और कुछ देर बाद एक बहुत बड़ी लाल मछली लेकर बाहर आता है। लेकिन एल्डर किंग हुआंग अब भी रुकने का नाम नहीं लेते। किन्मू देखने में चालाक लगता है और पहली नजर में ही समझ आ गया था कि उसके दिमाग में शैतानी आइडियाज भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन विलेज के लोग आग जलाकर मछली भूनने लगते हैं। थोड़ी दूर बैठकर किंग या बोलता है, मुझे तो ब्रदर किन का चेहरा काफी अच्छा लगा। वो काफी हैंडसम भी है। उसकी बड़ी और साफ आंखें देखकर तो वो बुरा इंसान नहीं लगता। तभी अंकल किंग यान धीरे से बोलते हैं, इतना मत बोलो, पुराने पूर्वज हेरन और ह्यूमन के बीच वॉर लड़ रहे हैं और वैसे भी उनका स्वभाव ही थोड़ा अजीब है। तभी सब यंग लोग एक्साइटमेंट से पूछते हैं, अंकल यान, क्या पुराने पूर्वज ने सच में एक बुल गॉड को डांट कर मार दिया था? किंग यान कुछ पल चुप रहते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं, वो एक असली गॉड था। पुराने पूर्वज ने उसे लगातार 3 दिन और 2 रात तक डांटा था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उन्होंने एक भी गाली रिपीट नहीं की थी। बेचारा बुल गॉड ना जवाब दे सका और ना ही कुछ कर सका। आखिर में वो गुस्से में ही मर गया। ये सुनकर सबके चेहरे शौक से भर जाते हैं और तब वो एल्डर किंग हुआंग की तरफ देखते हैं, जो अब भी तालाब के पास खड़े खुद से बातें कर रहे थे। किन्मू के अंदर शैतानी नेचर बहुत गहरा है, इतना गहरा कि अर्थ काउंट को भी उसे दबाना पड़ा। लेकिन ये बच्चा चीजें बहुत जल्दी सीखता है। उसके अपने आइडियाज हैं। वो एक टैलेंट है, लेकिन अगर उसे मुसीबत खड़ी करना इतना पसंद है तो उसके लिए मौत को गले लगाना भी आसान होगा। मछली खाते वक्त किंग या हैरानी से पूछता है,
पुराने पूर्वज ब्रदर किम की तारीफ कर रहे हैं या उसे डांट रहे हैं। और आखिर में एल्डर किंग हुआंग अपनी अंदर की लड़ाई खत्म करके नेट बाहर निकालते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं, किंग यान, आज रात हम रोस्टेड फिश खाएंगे। खाने के बाद मैं तुम सबको ग्रेट रूइंस के आसपास घूमने की परमिशन देता हूँ। ये सुनते ही सब खुशी से चिल्लाते हुए भाग जाते हैं और एल्डर किंग हुआंग बस उन्हें देखकर अपना सिर हिला देते हैं। चिन मियाओ अब एक ऐसे यंग आदमी में बदल चुका था जो कुछ हद तक चिन यू जैसा दिखता था। वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक की कल्टीवेशन करते हुए चिन मू के पीछे चल रहा था। हर तरह के मूव्स और डिवाइन आर्ट्स यूज करते हुए वो लगातार अपनी बॉडी को ट्रेन कर रहा था। उसकी मेहनत साफ दिख रही थी। दूसरी तरफ चिन मू भी ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक को सर्कुलेट कर रहा था। हर सर्कुलेशन के साथ एंसेस्ट्रल ड्रैगन की 8 गरजती हुई आवाजें गूंज उठती थी। ड्रैगन रॉर के साथ साथ उसका बॉडी और भी पावरफुल होता जा रहा था। दोनों धीरे धीरे स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज की तरफ बढ़ रहे थे। उनकी स्पीड धीमी नहीं थी। रास्ते में चिनमू ने चिन मियाओ को कुछ वाटर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स दिए ताकि कल्टीवेशन से थकने पर उसकी एनर्जी रिकवर हो सके। चिन मियाओ नखरे करने वाला नहीं था, लेकिन उन पिल्स का टेस्ट सच में अच्छा नहीं था। फिर भी क्योंकि वो उसकी वाइटल ची के साथ परफेक्टली मैच करते थे, उसने बिना कुछ कहे उन्हें खा लिया और चिनमू की स्किल की तारीफ भी कर दी। चिनमू को ड्रैगन किलिंग की याद आ गई और उसने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। उसने आसपास ध्यान से देखना शुरू कर दिया। चिन मियाओ भी तुरंत सतर्क हो गया। कल्ट मास्टर, क्या हुआ? चिनमू ने कुछ देर सोचा। मुझे लग रहा है जैसे कोई चीज़ बहुत स्पीड से पास आ रही है, लेकिन जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो कुछ महसूस नहीं होता। काफ़ी अजीब है। वो फिर से आगे बढ़ने लगा और उनके जाने के कुछ देर बाद एक मेडिसिनल पियूनी फ्लावर हवा में धुएं की तरह उठने लगा और धीरे धीरे पैनगोंगसो में बदल गया। उसका चेहरा पहले जैसा ही था, बस एक हिरन का पैर अलग से दिख रहा था। ये बदमाश मुझे वाकई पहचान गया। मेरी कल्टीवेशन इतनी बढ़ चुकी है, फिर भी उसने मुझे ढूंढ लिया। और उसकी स्ट्रेंथ भी धीमी स्पीड से नहीं बढ़ रही। उसके साथ एक छोटा ड्रैगन जैसा लड़का भी है। क्या वो असली ड्रैगन को किडनैप करके बेच रहा है? लेकिन तभी उसके कान हिल गए। कोई आ रहा है। 1 सेकंड में उसका बॉडी बदला और वो एक बड़ा पेड़ बन गया। उसकी ब्रांचेस के बीच 2 आंखें खुल गईं। तभी एक आवाज सुनाई दी। वो अभी अभी यहाँ से गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम जल्दी ही उसे पकड़ लेंगे। अचानक एक बड़ा ग्रीन ड्रैगन उस पेड़ के आसपास लपेट गया और उसको घूरने लगा। इस पेड़ में कुछ अजीब लग रहा है। पैनगोंगसो की हिम्मत ही नहीं हुई और वो तुरंत अपने असली रूप में आ गया। सीनियर ड्रैगन, क्या आप लोग चिनमू नाम के किसी लड़के का पीछा कर रहे हो? इस जूनियर ने एक खतरनाक आदमी को उस तरफ भागते देखा था और उसके साथ एक किडनैप किया हुआ ड्रैगन लड़का भी था। क्या तुमने उसे देखा? खिंगया की आंख से चमक उठी। वो किधर गया? जूनियर आप सबको रास्ता दिखा सकता है, वो आदमी मुझसे बच नहीं सकता। ये सुनते ही सब खुश हो गए। अगर तुम हमें उस तक पहुंचा दो तो हमें उसको ट्रैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पैनगोंगसो अंदर ही अंदर मुस्कुराया और रास्ता दिखाते हुए आगे चल दिया। वो आदमी बहुत फिसलना है और स्पीड भी बहुत तेज है, लेकिन वो मुझसे कभी नहीं बच सकता। उसके पीछे ग्रीन ड्रैगन्स और ड्रैगन विलेज के लोग चल पड़े। दूसरी तरफ चिनमू और चिनमियाओ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और जल्दी ही उन्हें स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से निकलती रोशनी दिखने लगी। दोनों और तेज हो गए और एक सिटी में पहुंच गए। चिनमू ने कुछ हर्ब्स कलेक्ट किए और बोला, जब हम सुप्रीम एम्परर हेवन लौटेंगे तब तुम्हें चिन्मियाओ के पास वापस जाना होगा। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए ही बोरो करूंगा। चिनमियाओ का चेहरा तुरंत पिघल गया। पहले मेरी इंटेलिजेंस पूरी तरह अवेकन नहीं हुई थी, इसलिए मैं उसके पीछे घूमता था, लेकिन अब भी क्या मैं वैसे ही उसके आसपास लिपटा रहूंगा? कल्ट मास्टर, क्या आप उससे बात कर सकते हो? चिनमू हंस पड़ा। मैंने उससे एक यंग ड्रैगन बोरो किया था और अब एक आदमी वापस दे रहा हूँ। मैं भी ये बात नहीं बोल सकता, तुम खुद बोलना। चिनमियाओ मुंह बनाकर रह गया। जब दोनों स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज के पास पहुंचे तब चिनमियाओ अचानक रुक गया। चिनमू हंस पड़ा। सुप्रीम एम्परर हेवन पहुंचने के बाद मैं तुम दोनों को स्वॉन ब्रदर्स बना दूंगा। ये सुनते ही चिनमियाओ ने राहत की सांस ली। उस सिचुएशन में धन्यवाद कल्ट मास्टर। दोनों ब्रिज में घुसने ही वाले थे कि तभी एक जोर की हंसी गूंजी। पैनगोंगसो अकड़ते हुए सामने आ गया। कल्ट मास्टर, दुनिया सच में छोटी है, मुझे भरोसा है आप ठीक होंगे। चिनमू की आंखों में चमक आ गई। तो ग्रैंड मास्टर तुम हो। तुम्हें याद है ना जब तुम मेरी पीठ के पीछे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे? तब मैंने क्या कहा था? अगली बार जब मिलूंगा तुम्हारा सर ले लूंगा। तुम कैसे मरना पसंद करोगे? पैनगोंगसो जोर से हंस पड़ा। तुम खत्म हो चुके हो और फिर भी मेरा सर लेना चाहते हो? मेरे पीछे देखकर बताओ कौन खड़ा है। अगले ही पल खिंगिया और ड्रैगन विलेज के पावरफुल एक्सपर्ट सामने आ गए। खिंगिया ने खुशी से हाथ हिलाया। ब्रदर चिन, ओल्ड एंसेस्टर ने हमें विलेज से बाहर आने की परमिशन दे दी है। चिनमू एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर खुश हो गया। सीनियर खिंगखांग ने तुम लोगों को एक्सपीरियंस लेने के लिए विलेज से बाहर आने दिया। सच कहूँ तो हेवनली सेंट कल्ट को अभी लोगों की जरूरत भी है। ये सुनते ही पैनगोंगसो का चेहरा सफेद पड़ गया। ये आदमी सिर्फ एक ड्रैगन को नहीं बल्कि इतने सारे ड्रैगन्स को किडनैप कर चुका है। खतरा, बहुत बड़ा खतरा। अब यहाँ रुकने का टाइम नहीं है, भाग। जैसे ही वो मुड़ने लगा उसके पीछे एक आदमी आ गया।
किंग का बड़ा हाथ उसके कंधे पर आ गिरा। ब्रदर चिन, ये छोटा डाव फ्रेंड तुम्हारा दोस्त होना चाहिए ना, इसी की वजह से हम तुम तक इतनी जल्दी पहुंच गए। चिन्मू के चेहरे पर धीरे धीरे एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। ग्रैंड मास्टर का मुझे वाकई शुक्रिया करना चाहिए। ब्रदर चिन, इसे पकड़ लो, ये आदमी भागने में माहिर है। जैसे ही किंग यान ने अपनी बात खत्म की, अचानक उसके हाथ का एहसास खाली हो गया और सबके सामने पेंगोंग त्सो सीधा जमीन पर गिरा। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सब शॉक रह गए, क्योंकि जमीन पर गिरा हुआ पेंगोंग त्सो असल में उसका असली शरीर नहीं बल्कि सिर्फ एक शैडो निकला। किंग यान तुरंत हैरान होकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शैडो एक फुस की आवाज के साथ बिखर गया और धुएं में बदल गया। उसके हाथ में सिर्फ हवा रह गई। अगली ही पल वो धुआं एक या दो नहीं बल्कि कई हिस्सों में बट गया और जमीन से उड़कर अलग अलग दिशाओं में भागने लगा। ड्रैगन विलेज के यंग एक्सपर्ट्स तुरंत हवा में उछल पड़े और हर कोई अलग धुएं के पीछे दौड़ने लगा। उन्होंने हर स्मोक ट्रेल को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी पेंगोंग त्सो का असली निशान कहीं नहीं मिला। तभी चिन्मू ने अचानक अपना हाथ उठाया और सोड लाइट आसमान में चमक उठी। अगले ही सेकंड ब्लड की रोशनी चमकी और कहीं से खून के छिड़कों के साथ एक पैर जमीन पर आ गिरा। चिन्मू ने सोड ची से अपनी तलवार को कंट्रोल किया और लगातार अटैक किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। और फिर और भी ज्यादा स्मोक आसपास फैल गया और गलियों में घुसने लगा। उसके साथ ही पेंगोंग त्सो की गुस्से और हैरानी से भरी आवाज हर तरफ गूंजने लगी। चिन बदमाश, तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। सड़कों पर पहले ही बहुत लोग मौजूद थे और जब पूरी जगह स्मोक से भर गई तो लोग हैरानी में चिल्लाने लगे। भीड़ के बीच ड्रैगन एक्सपर्ट्स के लिए पेंगोंग त्सो को ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया। किंग यान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। एक ड्रैगन गॉड होने के बावजूद उसने पेंगोंग त्सो को अपनी आंखों के सामने भागने दिया था। और सबसे ज्यादा शर्म की बात ये थी कि पेंगोंग त्सो एक अपाहिज था, जिसका एक पैर छोटा और दूसरा बड़ा था और उसमें से एक तो डियर लेग था। फिर भी वो उनके हाथ से निकल गया। लेकिन असल में कोई उसे दोष नहीं दे सकता था। उसकी पेंगोंग त्सो से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने उसे पकड़ने के बजाय सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखा था। जब तक चिन्मू ने वार्निंग दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेंगोंग त्सो की एस्केपेबिलिटी सच में दुनिया में बेजोड़ थी और खुद चिन्मू को मानना पड़ा कि वो भी इस मामले में उससे कम था। चिन्मू ने ड्रैगन विलेज के उदास चेहरों को देखा और मुस्कुराकर बोला, सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे मानना पड़ेगा कि एस्केपेबिलिटी में मैं पेंगोंग त्सो से कम हूँ। मैं उससे कई बार सेम रेल में लड़ चुका हूँ, लेकिन कभी हरा नहीं सका। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ उसका एक पैर काटना था। अब वो मुझसे एक रेल्म ऊपर है और सेलेस्टियल बीइंग रेल्म का एक बड़ा एक्सपर्ट बन चुका है। उसकी एबिलिटीज पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी हैं। ऐसे में उसका एक पैर काट पाना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सब लोग गहरी सांसें भरने लगे। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म में ऐसी एस्केपेबिलिटी, ये सच में कमाल है। सबको अजीब लग रहा था। एक आदमी जिसके पास डियर लेग था, वो भी उन सबके हाथों से बच गया था। फिर चिन्मू सबको लेकर आगे बढ़ने लगा। चिन्मू ने सबको देखा और बोला, तुम लोग बहुत समय से बाहरी दुनिया से दूर रहे हो। तुम्हारे पाथ्स, स्किल्स और डिवाइन आर्ट्स पुराने हो चुके हैं। विलेज लौटने की जल्दी मत करो। मेरे साथ सुप्रीम एम्परर हेवन चलो और आज की दुनिया के पाथ्स और डिवाइन आर्ट्स को समझो। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन किंग या थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोली, विलेज से निकलने से पहले ओल्ड एंसेस्टर ने हमें आपके ज्यादा करीब ना रहने को कहा था। चिन्मू बस मुस्कुरा दिया। तुम लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। सुप्रीम एम्परर हेवन पहुंचकर हेवनली सेंट कल्ट मास्टर चिन्मू के बारे में पूछ लेना। मैं गारंटी देता हूँ मेरी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी है। किंग या तुरंत बोली, लेकिन अंकल यान ने इटर्नल पीस में हेवनली सेंट कल्ट को हेवनली डेविल कल्ट बोला था और उसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं थी। चिन्मू के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। ये कहकर ग्रेट कल्ट मास्टर चिन सीधा स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज में चला गया। लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, जिन्होंने हेवनली सेंट कल्ट को डेविल कहा था, उनमें से ज्यादातर को मैं पहले ही कमजोर कर चुका हूँ। लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग मेरी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। जल्द ही सब स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज में घुस गए और उनके सामने एक बिल्कुल नई और विशाल दुनिया खुल गई। सब लोग हैरानी से देखने लगे, लेकिन चिन्मू का चेहरा अचानक उदास हो गया। दूर आसमान में इटर्नल पीस के क्राफ्ट्समैन दूसरा सूरज बना रहे थे और वो आधा तैयार हो चुका था, लेकिन दो सूरज की रोशनी भी पूरे सुप्रीम एम्परर हेवन को रोशन नहीं कर पा रही थी। दूर आसमान में काला डेविलची धुएं की तरह पूरी दुनिया को ढक रहा था और जमीन पर पहाड़ों जितनी बड़ी सैक्रिफाइस ऑल्टर से काली रोशनी आसमान की तरफ फूट रही थी और उनके बीच से समय समय पर विशाल शरीर नीचे उतर रहे थे। चिन्मू के मन में एक ख्याल आया, क्या डेविल गॉड्स फिर से ब्लड सैक्रिफाइस कर रहे हैं?
क्या वो यूदू के पुरखों को बुला रहे हैं? उसका चेहरा और भारी हो गया। उसे याद आया कि फूरिलोरो के साथ रहने के दौरान उसने ऐसी सैक्रिफाइस ऑल्टर्स पहले भी देखी थी, लेकिन अब शैतानों ने उन सबको दोबारा बना लिया था और अब वो एक्टिवेट हो चुकी थी। एक के बाद एक यूदू डेविल गॉड्स आसमान से नीचे उतरते जा रहे थे, जैसे उनका कोई अंत ही ना हो। चिन्मू ने गहरी सांस ली। हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। चिन्मू ने तुरंत खुद को संभाला और सुप्रीम एम्परर हेवन के एक गार्ड को बुलाया जो स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज की देखभाल कर रहा था। फिर उसने उस गार्ड को एक पेंटिंग देते हुए सीधा बोला कि अगर कोई डियर लेग्स वाला यंग मैन ब्रिज से आता हुआ दिखे तो बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उसे मार देना, उसे बात करने का कोई मौका मत देना। गार्ड ने पेंटिंग को देखा और तुरंत बाकी गार्ड्स को मैसेज भेज दिया। फिर उसने भरोसे से कहा कि अगर ये डियर लेग्स वाला यंग मैन सच में स्पिरिट एनर्जी म्यूचुअल शिफ्ट ब्रिज से गुजरेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा। चिन्मू ने अंदर ही अंदर सोचा कि उम्मीद है ये लोग उसे खत्म कर पाएंगे। उसके बाद चिन्मू सबको जल्दी से ली सिटी ले आया, लेकिन ली सिटी को देखकर लग रहा था जैसे यहाँ पहले ही किसी पावरफुल एनिमी ने अटैक किया हो। हर तरफ वेपन्स को और पावरफुल बनाया जा रहा था। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर, पांग्यू और कई गॉड सिटी टावर के ऊपर खड़े थे और नीचे हजारों सोल्जर्स और कैवलरी को मूवमेंट करते हुए देख रहे थे। चिन्मू, किंग यान और बाकी सबको लेकर उनके पास पहुंच गया। जब इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर की नज़र चिन्मू के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया और उसने पूछा कि ये लोग कौन है। वो महसूस कर सकता था कि चिन्मू के पीछे खड़े 37 लोग आम लोग नहीं थे। जियांग म्याओ के अलावा सबकी कल्टीवेशन बहुत गहरी थी और उनमें से 2 शायद गॉड्स भी हो सकते थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि चिन्मू को इतने पावरफुल एक्सपर्ट्स का ग्रुप आखिर मिला कहाँ से। चिन्मू ने मुस्कुराते हुए बोला कि ये सब ग्रेट रूइंस के ड्रैगन विलेज से हैं। ये जगह डिसेबल्ड एल्डरली विलेज से ज़्यादा दूर नहीं है और उन्हें साथ लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद चिन्मू ने सबका इंट्रोडक्शन कराया और बोला कि ये इटर्नल पीस एम्पायर के इंपीरियल प्रीसेप्टर हैं, वो सेंट जो हर 500 साल में सिर्फ एक बार नजर आते हैं। इंपीरियल प्रीसेप्टर हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि दुनिया में बहुत कम दिखने वाले ओवरलॉर्ड बॉडी की तुलना हर 500 साल में आने वाले सेंट से कैसे की जा सकती है। ग्रेट रूइन सच में हिडन टैलेंट से भरा हुआ है। पहले डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के 9 एल्डर्स और अब ड्रैगन विलेज के 36 हीरोज। तुम्हारा होमलैंड वाकई बहुत मिस्टीरियस है। उसके बाद इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर ने किंग यान और सबका स्वागत किया और बोला कि उसे अब तक ये चिंता थी कि ये वॉर कैसे लड़ी जाएगी, लेकिन सबकी मदद से उसका प्रेशर काफ़ी कम हो गया है। किंग यान ने तुरंत रिस्पेक्ट दिखाया और बोला कि उसने इंपीरियल प्रीसेप्टर की रेप्यूटेशन बहुत पहले ही सुन ली थी और आज फाइनली वो उनसे मिल रहा है। हर 500 साल में एक बार आने वाले सेंट की कहानी उसने फाउंडिंग एम्परर एरा में ही सुन ली थी। लेकिन फिर उसने चिन्मू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो सच में ओवरलॉर्ड बॉडी है। फिर उसने बोला कि सच कहूँ तो उसने एल्डर किंग हुआंग से पहले ही ओवरलॉर्ड बॉडी की स्टोरी सुन रखी थी। ये सुनकर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर पूरी तरह शॉक हो गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा कि क्या सच में दुनिया में ओवरलॉर्ड बॉडी जैसी चीज़ होती है। उसने अपनी स्पिरिट को जगाया और सबको बताया कि डेविल्स ने बहुत सारी रीइंफोर्समेंट्स बुला ली हैं और हेवनली टीचर डेविल्स वर्ल्ड में जाने के बाद अभी तक वापस नहीं आए हैं। चाहे सुप्रीम एम्परर हेवन को इटर्नल पीस का सपोर्ट मिला हो, लेकिन उनके गॉड्स की संख्या बहुत कम थी और डेविल्स ने जो आर्मी बुलाई थी उससे कंपेयर करना मुश्किल था। ट्रो गॉड पांग्यू और बाकी सबके चेहरे उदास हो गए। गॉड सांगिया ने कहा कि यूदू डेविल गॉड्स डेविल्स के एंसेस्टर्स हैं और वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन जानते हैं। वो नॉर्मल डेविल से भी ज़्यादा डेंजरस हैं और साथ ही बहुत सारे टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स भी लाए हैं। उनकी स्ट्रेंथ हाई क्लास डेविल से भी ज़्यादा पावरफुल है और वो अलग अलग टाइप्स के हैं। शायद अब वो सुप्रीम एम्परर हेवन की प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे। सब लोग चुप हो गए। चिन्मू ने दूर देखा जहां ब्लैक लाइट की रेज अभी भी नए यूदू डेविल गॉड्स को समन कर रही थी। चिन्मू के दिमाग में अचानक शिंगान के लाइफ एंड डेथ रेल्म की याद आई। उसने सोचा कि लूली नाम की वो औरत यूदू से थी, लेकिन वो उसे क्यों ढूंढ रही थी और क्या वो भी फूरिलोरो के बुलाए हुए यूदू डेविल गॉड्स में से एक थी। दूसरी तरफ डेविल्स की ग्रेट कैपिटल में फूरिलोरो अपनी चेस्ट को पकड़कर सामने बनी सैक्रिफाइस ऑल्टर को देख रहा था। डेविल लाइट तेजी से घूम रही थी और कई डेविल सोल्जर्स ह्यूमंस और लो लेवल डेविल्स को मारकर ब्लड सैक्रिफाइस चढ़ा रहे थे। जितनी ज्यादा ऑफरिंग्स दी जा रही थी उसे साफ पता चल रहा था कि जिस यूदू डेविल गॉड को समन किया जा रहा था उसकी स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग थी। अगर ऐसा नहीं होता तो फूरिलोरो इतना अलर्ट कभी नहीं होता। तभी अचानक आसमान की डेविल लाइट जोर से ऊपर उठी और फिर नीचे गिर गई और जब रोशनी धीरे धीरे गायब हुई तो एक अनमैच्ड ब्यूटीफुल फिगर ऑल्टर के बीच में खड़ी थी। जैसे ही फूरिलोरो ने उसे देखा उसका चेहरा खुशी से भर गया और वो जोर से हंसकर बोला कि यूदू के 4 ग्रेट कमांडर्स में से लूली खुद उसके समन पर नीचे क्यों आ गई। लूली आराम से ऑल्टर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी और आसपास देखते हुए मुस्कुराई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके मुंह से एक आदमी की आवाज़ निकली। उसने सीधा बोला कि वो यहाँ एक आदमी को ढूंढने
सामने आई है, एक 18 साल का यंग मैन जिसके पास चिन लिखा हुआ जेड पेंडेंट है और जो उसे हमेशा अपने साथ रखता है। ये सुनते ही फूरेलोरो को अपनी चेस्ट में फिर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वही वोंड चिनमू ने उसे दिया था। फिर उसने सीधा बोला कि उसने उस यंग मैन को देखा है जिसे लूली ढूंढ रही है। उसका जेड पेंडेंट बहुत स्ट्रेंज है और वो खुद उससे भी ज्यादा स्ट्रेंज है। लूली हंस पड़ी और बोली कि तुमने जरूर उसका जेड पेंडेंट तोड़कर उसके अंदर की सील को टेस्ट किया होगा और तुम्हारा जो वोंड अभी तक हील नहीं हुआ वो भी उसी की वजह से है। फिर उसने सीधा एक शब्द बोला, बेवकूफ। फूरेलोरो का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन लूली बस मुस्कुराती रही और बोली कि अगर वो चिन सरनेम वाले यंग मैन को पकड़ लेता है तो वो सुप्रीम एम्परर हेवन को कैप्चर करने में उसकी मदद करेगी। फूरेलोरो के होंठों पर धीरे धीरे एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने बोला कि कमांडर लूली की प्रेजेंस उनके लिए बहुत बड़ा ऑनर है और उनका छोटा सा घर उनके आने से रोशन हो गया है। फूरुइलो को देखकर लूली हल्की सी मुस्कुराई। फूरुइलो, डेविल्स की समझदार सेंट, तुम उस चिन सरनेम वाले लड़के को कैसे फंसाओगे? फूरुइलो ने शांत आवाज में जवाब दिया, युद्धों के 4 महाकमांडर्स में से एक लूली, तुम सुप्रीम एम्परर हेवन को कब्जे में करने में मेरी मदद कैसे करोगी? उस वक्त आसपास का नज़ारा काफी खौफनाक था। शैतान रेस की बड़ी बड़ी सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स जगमगा रही थीं और उनके नीचे से युद्धों डेविल गॉड्स लगातार उतर रहे थे। उनमें से एक डेविल गॉड ने बिना सोचे समझे 100 से ज्यादा डेविल डिवाइन आर्ट्स को एक साथ पकड़कर सीधा अपने मुंह में निगल लिया। बाकी शैतान डर के मारे हर तरफ भागने लगे। सैक्रिफिशियल ऑल्टर्स के पास कई डेविल गॉड्स मिलकर अपने ही एंसेस्टर को रोकने की कोशिश कर रहे थे। युद्धों के ये डेविल एंसेस्टर्स सिर्फ मारना जानते थे, उनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं थी। इसलिए कई डेविल गॉड्स ने मिलकर एक बहुत बड़ा कवर बना दिया था ताकि एंसेस्टर को उसके अंदर बंद रखा जा सके। लेकिन अंदर बंद डेविल एंसेस्टर गुस्से से दहाड़ रहा था। वो लगातार कवर तोड़ने की कोशिश कर रहा था पर तोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद कई डेविल प्रैक्टिशनर्स को वापस बुलाया गया। 100 मजबूत वर्कर्स एक बहुत बड़ी गाड़ी खींच कर लाए। कवर हटाया गया और हजारों डेविल प्रैक्टिशनर्स पीछे से जोर लगाकर उस जायंट एंसेस्टर को फ्रंट लाइंस की तरफ खींचने लगे। लूली ने ठंडी नज़र से सब देखते हुए कहा, तुम्हारी आर्मी बहुत कमज़ोर है और जिन डेविल एंसेस्टर्स को तुमने समन किया है उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। वो सिर्फ निगलना जानते हैं। उसने धीरे से आगे कहा, अगर तुम सुप्रीम एम्परर हेवन को बर्बाद करने के लिए इनकी पावर का यूज़ करोगे तो आखिर में दोनों तरफ तबाही ही होगी। जब तुम जीतोगे तब तक सुप्रीम एम्परर हेवन भी लोफू हेवन की तरह बर्बाद हो चुका होगा। फूरुइलो की आंखें हिल गईं। फिर उसने धीरे से कहा, मेरा असली टारगेट सुप्रीम एम्परर हेवन नहीं है, मेरा निशाना फाउंडिंग एम्परर सेलेस्टियल हेवंस की दुनिया है। लूली के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम सुप्रीम एम्परर हेवन को एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज करना चाहते हो। लोफू हेवन, सुप्रीम एम्परर हेवन और फाउंडिंग एम्परर सेलेस्टियल हेवन को जोड़कर उस दुनिया में घुसना चाहते हो। फूरुइलो चुपचाप मुस्कुराया। डाउ ब्रदर भी एक शैतान है, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी डेविल रेस और ज्यादा पावरफुल बने? लोली कुछ देर चुप रही, फिर उसने सिर हिला दिया। तुम्हारा एम्बिशन बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज उसके लायक नहीं है। फिर भी क्योंकि मैं भी एक शैतान हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने सीधा कहा, तुम डेविल एंसेस्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ये बोलते ही उसने अपनी स्लीव्स हिलाई। दूर रखी जायंट कैरेज का कवर एक धमाके के साथ फट गया। अंदर का डेविल एंसेस्टर गुस्से से बाहर कूद पड़ा। उसकी दहाड़ से आसमान कांप गया। वो अपनी छाती पीटने लगा और सीधा शैतान आर्मी की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर फूरुइलो और बाकी डेविल गॉड्स के चेहरे बदल गए। सब तुरंत उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन अगले ही पल सब रुक गए। वो डेविल एंसेस्टर अचानक हवा में उठ गया और सीधा लूली के पास आ गिरा। फिर बिना हिले उसके पास शांत खड़ा हो गया। फूरुइलो ने गहरी सांस ली। उसने उस पुराने डेविल गॉड का हरा चेहरा और उसके तेज दांत देखे। उसके पूरे शरीर पर पुराने जख्मों के निशान थे। फिर उसने धीरे से पूछा, डाउ ब्रदर, तुम कितने डेविल एंसेस्टर्स को कंट्रोल कर सकती हो? लूली के हसीन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम जितने समन कर सकते हो, मैं उतनों को कंट्रोल कर सकती हूँ। ये सुनते ही फूरुइलो के तीनों चेहरों के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे तुरंत समझ आ गया था कि अगर लूली चाहे तो वही डेविल एंसेस्टर्स उसकी अपनी आर्मी को भी खत्म कर सकते हैं। इसी डर की वजह से फूरुइलो ने सेलेस्टियल हेवन से मदद नहीं मांगी थी। वो अपनी अथॉरिटी बचाकर रखना चाहता था, इसलिए उसने युद्धों के डेविल एंसेस्टर्स को समन करना चूज किया। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सेलेस्टियल हेवंस पहले से ही युद्धों के डेविल एंसेस्टर्स को कंट्रोल करता था और इसका मतलब था वो पूरी डेविल रेस को कंट्रोल करना चाहते थे। जिस पल उसने लूली को बुलाया, उसी पल से डेविल रेस की कमांड उसके हाथ से निकल चुकी थी। लूली ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब मुझे बताओ, चिन सरनेम वाले उस लड़के को कैसे पकड़ा जाएगा? फूरुइलो ने अपने इमोशंस दबाए और धीरे से बोला, उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है। सिटीज पर कब्जा करो, टेरिटरीज कैप्चर करो, सीधा उनके दिल पर अटैक करो। उसने ठंडी आवाज में आगे कहा, जब तक इंसान जिंदा है उनके पास वीकनेसेस रहेंगी। सुप्रीम एम्परर हेवन में बहुत से डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स मौत से डरते हैं, उनमें से कई हमारी साइड आ चुके हैं। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, उनमें एक गॉड भी है, बस मेरा ऑर्डर मिलते ही वो चिन सरनेम वाले लड़के को पकड़कर मेरे सामने ले आएगा। लूली की आंखें चमक उठी। सुप्रीम एम्परर हेवन में तुम्हारा एक गॉड लेवल स्पाई भी है, वो कौन है? दूसरी तरफ चिनमू लिटी सिटी के सामने खड़ा था।
उसने देखा कि ब्लैक टाइगर गॉड हवा में उछलते हुए वापस आ रहा था। उसके साथ ड्रैगन किलिंग, हुलिंगर और सुप्रीम एम्परर हेवन के सैकड़ों डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स भी लौट रहे थे। चिन्मू की आंखें चमक उठी। फैटी ड्रैगन सच में पतला हो गया। उसने हैरानी से ड्रैगन किलिंग को देखा। जब वो यहाँ नहीं था तब ड्रैगन किलिंग काफ़ी स्लिम हो गया था। हालांकि उसका पेट अभी भी बड़ा था, लेकिन कम से कम अब वो ज़मीन को टच नहीं करता था। चिन्मू काफ़ी खुश हुआ। कुछ ही देर में ब्लैक टाइगर गॉड सिटी गेट पर उतर गया। उसने चिन्मू को टावर पर खड़े देखा और तुरंत ड्रैगन किलिंग और हुलिंगर को लेकर ऊपर पहुंच गया। अगला ही पल उसने अपना असली रूप बदला और एक मुस्कुराते यंग मैन में ट्रांसफॉर्म हो गया। छोटे भाई, तुम फाइनली वापस आ गए। फिर उसने ड्रैगन किलिंग की तरफ देखा। फैटी ड्रैगन, अपना ड्रैगन बीट बाहर निकाल और मेरे छोटे भाई को दिखा। ड्रैगन किलिंग चिन्मू को देखकर ऑलमोस्ट रो पड़ने वाला था। वो स्पिरिट पिल्स मांगने के लिए उसकी तरफ भागना चाहता था, लेकिन ब्लैक टाइगर गॉड की बात सुनते ही वो सीधा शांत होकर बैठ गया और ओबीडियंटली अपना बीट बाहर निकाल दिया। साफ था कि इस दौरान उसकी काफी पिटाई हुई थी। ड्रैगन बीट आसमान में उठ गया। अगला ही पल उसके अंदर से भयानक फ्लेम्स निकलने लगी। मल्टी कलर्ड लाइट पूरे एरिया में चमकने लगी और 10 माइल्स तक का आसमान रोशन हो गया। बेट के अंदर एक ड्रैगन शेप्ड मार्क तैर रहा था। साथ ही हवा में वाटर वेपर की वायलेंट फ्लक्चुएशंस फैलने लगी। चिन्मू खुश हुआ, लेकिन उसे कुछ अजीब भी लगा। ये ड्रैगन बीट उन दूसरे ड्रैगन बीट से बहुत छोटा था जो उसने पहले देखा था। ये सिर्फ अंगूठे के साइज का था, जबकि सबसे छोटा बीट जो उसने पहले देखा था वो भी मुट्ठी जितना बड़ा था। चिन्मू अंदर ही अंदर सोचने लगा। फैटी ड्रैगन का एट्रीब्यूट तो फायर है, फिर ये वाटर टाइप ड्रैगन बीट कैसे है और इतना छोटा क्यों है? कहीं मैंने गलत स्पिरिट पिल्स तो नहीं दे दिए? लेकिन तभी ड्रैगन किलर ने दूसरा बीट भी बाहर निकाल दिया। ये बीट एक छोटे सूरज की तरह चमक रहा था। इसमें से इतनी टेरिफाइंग हीट एनर्जी निकल रही थी कि उसकी रोशनी किन्मू के शरीर पर पड़ते ही उसे तेज जलन महसूस हुई। किन्मू की आंखें फैल गईं। 2 ड्रैगन बीट्स, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया। रुको, दूसरा वाला ड्रैगन बीट नहीं है, ये किलिन बीट है। उस दूसरे बीट के अंदर एक अजीब किलिन बीस्ट का मार्क था। वो फायर क्लाउड्स पर खड़ा था और जोर से दहाड़ने के लिए अपना मुंह खोल रहा था। ये किलिन बीट बहुत बड़ा था, लगभग 2 फीट वाइड बास्केट जितना। उसके अंदर भयानक किलिन फ्लेम्स चल रही थीं। उन फ्लेम्स की हीट इतनी टेरिफाइंग थी कि किन्मू को शक होने लगा। ड्रैगन किलिन शायद लाइफ एंड डेथ रेल्म तक पहुंच चुका था। ड्रैगन बीड में वाटर एलिमेंट था, जबकि किलिन बीड में फायर एलिमेंट था। किन्मू एकदम शॉक में था, क्योंकि उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि फैटी ड्रैगन के अंदर वाटर और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। किन्मू को बस इतना पता था कि ड्रैगन किलिन को स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स और फायर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स खाना बहुत पसंद था। इसी वजह से उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये थी कि 2 बीट्स में से एक बहुत बड़ा था और दूसरा बहुत छोटा, और इसका रीजन भी सिंपल था। फैटी ड्रैगन अपने खाने को लेकर हद से ज्यादा चूजी था। तब ब्लैक टाइगर गॉड अपनी अचीवमेंट पर मुस्कुराकर बोला, छोटे भाई, फैटी ड्रैगन ने बहुत ज़्यादा स्पिरिट पिल्स खा ली थी जो उसके बॉडी में जमा होती गईं। इसी वजह से उसका शरीर इतना मोटा हो गया था, और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा आलसी भी था। इसने कभी प्रॉपर्ली कल्टीवेशन ही नहीं किया, ये सिर्फ खाते खाते कल्टीवेशन करता रहा। जब मैं इसे बाहर ले गया और डेविल प्रैक्टिशनर्स के साथ लड़वाया, तब उसकी स्टोर्ड एनर्जी खत्म होने लगी और फाइनली उसके अंदर की पिल्स की एनर्जी बीड्स में कन्वर्ट होने लगी, और इसी वजह से ये पतला हो गया। लो, मैं तुम्हारा फैटी ड्रैगन वापस करता हूँ। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इतने दिनों में मुझे एक भी ऐसा डेविल गॉड नहीं मिला जिससे मैं खुलकर फाइट कर सकता। किन्मू मुस्कुराकर बोला, बड़े भाई आपका बहुत शुक्रिया। ब्लैक टाइगर गॉड भी मुस्कुरा दिया। मैं जा रहा हूँ, तब तक कोई प्रॉब्लम मत खड़ी करना और यहीं रुककर मेरा वेट करना। और हाँ, फैटी ड्रैगन को अब स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स या फायर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स मत खिलाना। उसकी बॉडी में अभी भी बहुत एनर्जी स्टोर है। जब वो इसे पूरी तरह रिफाइन कर लेगा, तब उसका किलन बीट 3 गुना से भी बड़ा हो जाएगा। ये बोलते ही ब्लैक टाइगर गॉड सीधा टावर से नीचे कूद गया और एक पल में गायब हो गया। जैसे ही ड्रैगन किलन ने उसे जाते देखा, उसकी आंखों में आंसू भर गए। किन्मू खुश होकर बोला, फैटी ड्रैगन को मेरी याद आई होगी, इसलिए इमोशनल होकर रो रहा है। लेकिन हुलिंगर कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से बोली, यंग मास्टर, फैटी ड्रैगन इसलिए नहीं रो रहा क्योंकि उसे आपकी याद आई। ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे भूख लगी है। जो स्पिरिट पिल्स आप पहले इसके लिए छोड़कर गए थे, वो सब ये पहले ही खत्म कर चुका है और इसे दूसरा कुछ खाना पसंद भी नहीं है। ऊपर से ब्लैक टाइगर गॉड इसे बिना रेस्ट दिए कंटिन्यूअसली पावरफुल डेविल प्रैक्टिशनर से फाइट करवाता रहा। अब जब उसका जुल्मी ट्रेनर चला गया है तो ये गुस्से में रो रहा है। ड्रैगन किलन ने तुरंत बार बार सिर हिलाना शुरू कर दिया। किन्मू ने हर्ब्स निकालते हुए मुस्कुराकर बोला, मुझे पहले ही पता था तुम्हें भूख लगेगी, इसलिए मैं बहुत सारी स्पिरिट हर्ब्स लेकर आया हूँ। वैसे सबसे बड़ा फायदा मुझे फैटी ड्रैगन के लिए कल्टीवेशन टेक्निक मिलने का हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर किलिन ब्लड लाइन भी है, इसलिए एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक तुम्हारी पूरी पोटेंशियल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगी। किन्मू ने जल्दी से स्पिरिट पिल्स रिफाइन की और ड्रैगन किलिन को दे दिया। ये वाटर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स थी। ड्रैगन किलिन ने एक पिल को चाटा और उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने आंसू रोककर उसे खाया और बाकी सब साइड में रख दिया। हुलिंगर ने हैरान होकर पूछा, फैटी ड्रैगन, तुमने सब क्यों नहीं खा लिया? ड्रैगन किलिन धीरे से बोला,
मुझे भूख से डर लगता है, इसलिए मैं कुछ बचा कर रखना चाहता हूँ। और वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स नहीं है। उसके बाद उसने किन्मू की तरफ देखकर पूछा, कल्ट मास्टर, क्या आप स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स की कुछ और बाल्टियाँ बना सकते हो? लेकिन किन्मू ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और जियांग म्याओ को बुला लिया। जूनियर ब्रदर जियांग म्याओ, सैटी ड्रैगन को एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक सिखाओ, तब तक मैं तुम दोनों के लिए और वाटर एलिमेंट डिवाइन वाइटैलिटी पिल्स बना देता हूँ। जियांग म्याओ ने हाँ में सिर हिलाया और ड्रैगन किलन को टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। ड्रैगन किलन की अंडरस्टैंडिंग बुरी नहीं थी, वो बस हद से ज़्यादा आलसी था। लेकिन ब्लैक टाइगर गॉड की ट्रेनिंग के बाद अब उसमें आलस करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। तभी अचानक किन्यू की आवाज़ सुनाई दी, कल्ट मास्टर किन, आप वापस आ गए। किन्यू तुरंत टावर पर दौड़ता हुआ आ गया, उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। कल्ट मास्टर अपनी बात के पक्के हैं, मुझे पता था आप मेरा छोटा ड्रैगन जरूर वापस करोगे। ये सुनकर जियांग म्याओ के चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। किन्मू मुस्कुराकर बोला, जूनियर ब्रदर किन्यू, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर देता हूँ। तुम्हारे छोटे ड्रैगन ने एक बहुत पावरफुल गॉड टेक्निक सीख ली है। फ्यूचर में वो ड्रैगन किंग या ड्रैगन गॉड भी बन सकता है। किन्यू खुशी से इधर उधर देखने लगा। मेरा अच्छा बच्चा कहाँ है? किन्मू ने हाथ से इशारा किया। जूनियर ब्रदर जियांग म्याओ, आइए। जियांग म्याओ धीरे धीरे आगे बढ़ा। किन्यू की आंखें एकदम खुली की खुली रह गईं। उसके सामने एक हैंडसम यंग आदमी खड़ा था जो उसी की तरह दिखता था। किन्यू धीरे से किन्मू की तरफ मुड़कर बोला, कल्ट मास्टर किन। उसकी आंखों में कंफ्यूजन, शॉक और डर सब कुछ एक साथ था। किन्मू सीधा बोला, जियांग म्याओ ही तुम्हारा छोटा ड्रैगन है। उसने एंसेस्ट्रल ड्रैगन सुप्रीम मिस्ट्री टेक्निक सीख ली है और फ्यूचर में ड्रैगन किंग बनने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। किन्नू ने तुरंत किन्मू की स्लीव पकड़ ली। कल्ट मास्टर किन, मैंने आपको एक ड्रैगन दिया था और आप मुझे एक। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।